ये बात है उन दिनों की जब भारत परातंत्र की बेड़ियों से बंधा हुआ था। भारत के भविष्य पर अनैतिकता एवं निरक्षरता के घने काले बादल छाए हुए थे। देश मानो एक द्वंद में फंसकर रह गया था। बाहरी ओर से आक्रमणकारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की संस्कृति का दमन कर रहे थे और आंतरिक रूप से कई कुरीतियों का शिकार बनता चला जा रहा था। बाहरी आघातों से बचाने के लिए तो कई सेनानी निरंतर लड़ाई कर ही रहे थे, किंतु भारत की आत्मा के लिए लड़ने वाले कम ही थे। ऐसे में जन्म हुआ एक जन नायक का, जिसने भारत की संस्कृति को साहित्य से जोड़ा। वो नायक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म चुरांस्को ठाकुरबाड़ी, कोलकाता में 7 मई 1861 में एक धनी परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ जी का परिवार उस समय के देश के सबसे धनवान परिवारों में सम्मिलित था। उनके बाल्यपन का नाम रोबी ठाकुर था, जिसे अंग्रेज सुगमता से बोल नहीं पा रहे थे। इसी कारण धीरे धीरे उनका नाम ठाकुर से टैगोर हो गया। टैगोर का रुझान कभी भी पारंपरिक शिक्षा की ओर नहीं था, जिस कारण उन्होंने कई विद्यालय जैसे कलकत्ता एकेडमी, ओरिएंटल स्कूल और सेंट जेवियर्स बदले। अंत में टैगोर को उनके बड़े भाई हेमेंद्र नाथ टैगोर ने घर पर ही शिक्षा देने का निश्चय किया। वे देश में गृह विद्यालय के शायद सबसे पहले उदाहरण थे। उनके वाक्य थे कि उच्चतम शिक्षा वह है जो केवल हमें जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की रुचि हमेशा से ही दर्शन शास्त्र में थी, जिससे प्रभावित होकर उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर उन्हें एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर निकल गए। पहले तो उन्हें शांति निकेतन के आसपास की जगह का भ्रमण कराया, जहां उन्होंने स्थानीय मानसिकता को समझा। फिर उन्हें 1 मास तक अमृतसर की यात्रा पर लेकर निकल गए। वहां रोज रविंद्रनाथ टैगोर गुरबानी सुना करते थे, जहां से उनके अंदर साहित्य और अध्यात्म को लेकर रुचि जागी। फिर वहां से उनके पिता उन्हें हिमालय के डलहौजी लेकर गए, जहां 2 मास तक एकांत में उन्होंने अध्यात्म पर चिंतन किया। इस यात्रा ने उन्हें जैसे पूरी तरह से बदल दिया। इसी दौरान उन्होंने भारत भूमि नामक एक कविता लिखी थी। इस समय उनकी उम्र महज 13 वर्ष थी। वर्ष 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने। रविंद्रनाथ टैगोर भी अपनी वकालत की पढ़ाई करने उनके पास चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिला लिया, लेकिन टैगोर का मन अब साहित्य और अध्यात्म की ओर बढ़ चुका था। इसलिए वे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस भारत आ गए, जहां उन्होंने अपनी कलम की शक्ति से दुनिया को प्रभावित किया। उनकी कई प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ जैसे गीतांजलि, चोकरबाली, काबुलीवाला, साधना, द पोस्टमास्टर जैसी रचनाएं लिखी। वर्ष 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे पहले गैर यूरोपियन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा साहित्य की सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद कई अफवाहें थी कि टैगोर एक देशद्रोही हैं। यहाँ तक कि उस समय के कुछ अखबारों ने यह खबर तक छाप दी थी कि जनगण मन में भारत भाग्य विधाता में रविंद्रनाथ किंग जॉर्ज पंचम को संबोधित कर रहे थे। किंतु जलियांवाला बाग के कुकृत्य के बाद उन्होंने अपना ये पुरस्कार 1919 को वापस लौटा दिया एवं सभी अफवाहों को गलत प्रमाणित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 भारतो भाग्य विधाता नाम की एक रचना की, जिसमें देश प्रेम और सम्मान की असीम भावना सम्मिलित थी। प्रारंभ में इसमें 5 छंद थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इसे 28 फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के एक थियोसॉफिकल कॉलेज में गाया था। 3 दशक बाद 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी को जर्मनी में प्रशिक्षण देते समय एक प्रेरणादायक गीत की आवश्यकता थी। उन्होंने इस भारतो भाग्य विधाता को चुना। 11 सितंबर 1942 को नेताजी ने अपने सेना के जवानों मुमताज हुसैन एवं आबिद अली से कहकर इसे हिंदी में अनुवाद करवाया, ताकि ये जन साधारण तक पहुंच सके। 1943 में INA के ही एक सिपाही राम सिंह ठाकुर ने सेना के साथ इसके हिंदी संस्करण को प्रस्तुत किया, जिसके बाद तो जैसे जन गण मन पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। 1947 में जब देश को आजादी मिली, तब जरूरत पड़ी एक राष्ट्रगान की। 25 अगस्त 1948 को देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनगण मन का नाम राष्ट्रगान के लिए सुझाया। अंत में 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी टैगोर जी की ही रचना है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर से ही प्रेरित है। रविंद्रनाथ टैगोर को देश विदेश घूमना बहुत पसंद था। उन्होंने उस समय 35 देशों का भ्रमण किया था, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। अपने इन भ्रमण के कारण रविंद्रनाथ टैगोर की सोच अंतरराष्ट्रवादी थी, जिसके कारण उनके महात्मा गांधी से हमेशा मतभेद रहते थे। गांधी आम आदमी को पारंपरिक रूप से शिक्षित करना चाहते थे और उसे समाज के योग्य बनाना चाहते थे।
जबकि टैगोर संत पैदा करना चाहते थे। उनकी सोच थी कि शिक्षा वो है जिसमें आधुनिकता एवं अध्यात्म दोनों हो। अगर कोई व्यक्ति विशेष चित्रकार बनना चाहता है तो वो किसी अन्य विषय पर समय क्यों दे। टैगोर ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भी आलोचना की थी, क्योंकि उनका मानना था कि यह आंदोलन राष्ट्रीयकरण के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि असहयोग का विचार नकारात्मक प्रकृति का है, जिसे हिंसा से दूर नहीं रखा जा सकता, बल्कि असहयोग में हिंसा निहित है। किंतु इतने मतभेदों के बाद भी दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। 7 अगस्त 1941 में 80 वर्ष की आयु में जोरांस्को ठाकुरबारी, कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना देह त्याग किया। किंतु उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो कभी भी धुंधली नहीं पड़ेगी। जय हिंद।